हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज फिजिक्स का जो है 10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन का दूसरा पार्ट जो है आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कल चैप्टर 1 का जो है इसमें पार्ट 1 आपको उस पर क्वेश्चन बताया गया है। ये ऑब्जेक्टिव सेशन था, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप के बताए गए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए गए आप लोगों को। समझिए एक तरह से जो है ये चैप्टर ही चल रहा है, एक क्रैश कोर्स टाइप का। तो आज भी जो है इसी चैप्टर का पार्ट 2 जो है इस पे क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए है ना और देखते रहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन कैसे होता है ना। समझिएगा क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का जो किरण का परावर्तन कैसे होता है। जब कोई दर्पण एक समतल दर्पण है, मान लीजिए समतल दर्पण है ना, ये समतल दर्पण है, कल इसके बारे में पूरा बताए थे। समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती, लंबवत कहने का मतलब होता है 90 डिग्री पे जब प्रकाश की किरणें कोई आती है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री पे जब ऐसे ये प्रकाश की किरणें इस तरह से जब ऐसे आती है प्रकाश की किरणें, तो इस समतल दर्पण से टकराने के बाद कैसे रिटर्न होती है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण पे लंबवत जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो जिस रास्ते से ये आ रही है, टकराने के बाद जो है ये परावर्तन होके इसी रास्ते पे, सेम इसी रास्ते पे जो है वापस चली जाती है। इसका इस तरह से परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका परावर्तन का कोण का जो मान 0 डिग्री हो जाता है। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन कैसे होता है, तो जिस रास्ते से वो आती है, जिस पथ पे से वो आती है उसी पथ पे वापस लौट जाती है, मतलब उसी रास्ते से परपेंडिकुलर आती है, इसी पे लौट जाती है। और इसमें आप परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जब वस्तु अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए समझिएगा इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है, अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम कल भी बताए थे कि अवतल दर्पण जो है, जैसे गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण जो है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जब इसको काट के हम
है ना, एक भाग ये हो जाता है और एक भाग ये हो जाता है। जब इसको बाहर की ओर ना, बाहर की अंदर की ओर कलाई करते हैं, परावर्तक सतह जो ये बाहर की ओर उभरा हुआ होता है परावर्तक सतह, तो इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। जब परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, परावर्तक सतह मतलब प्रकाश की किरण इधर से आएगा, ठीक है, वस्तु इधर रखेंगे, इधर से प्रकाश की किरण आएगी, इधर से टकरा के इधर चला जाएगा, इधर रंगा हुआ भाग है, तो ये जो दर्पण बन जाएगा ये गोलीय दर्पण का एक भाग है। जब इसको हम रंगे तो ये उत्तल दर्पण बना। लेकिन जब परावर्तक सतह उभरा हुआ, ये परावर्तक सतह जो है धसा हुआ हो और जो ये उभरा हुआ सतह जो हो रंग कलाई किया हुआ हो, है ना, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकाश की किरणें इधर से आएगी, है ना, इधर से आएगी प्रकाश की किरणें और इधर से टकरा के जो है चली जाएगी। तो ये जो दर्पण बनेगा, इस तरह का जो दर्पण बनेगा ये अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये जो दर्पण होगा अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण ही दो प्रकार के, है ना, एक जब हम अंदर की ओर कलाई करते हैं तो ये उत्तल दर्पण बनता है और बाहर की ओर कलाई करते रहते हैं तो ये अवतल दर्पण बनता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है अब, है ना, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर, अब ये फोकस क्या होता है थोड़ा उसको भी समझ लीजिए। फोकस क्या होता है, दर्पण में क्या क्या चीजें कैसे होती है थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये जो है इसका मुख अक्ष है, पार भी करते कोई दिक्कत नहीं। मुख अक्ष में जो है ये जो सेंटर होता है, ये क्या होता है? सेंटर, सी, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, सी को वक्रता केंद्र। और यहाँ पी जो होता है, पोल जो होता है पी, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ये वक्रता केंद्र, ये क्या है? वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। इसके बीचों बीच मतलब यहाँ से बराबर दूरी पे ये और यहाँ से बराबर दूरी पे ये होता है फोकस। क्या होता है? फोकस, एफ। ये हो गया फोकस। क्या हो गया? फोकस। समझिए, अवतल दर्पण में ये पी जो है ये ध्रुव हो गया, है ना, दर्पण के पास जो है ये ध्रुव हो गया, और ये हो गया सी जो हो गया वक्रता केंद्र हो गया, एफ हो गया फोकस। अब क्या होता है, एफ से लेके पी की बीच की दूरी को, एफ से लेके फोकस से जो है ध्रुव के बीच की दूरी को जो है फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, फोकस को एफ से, कैपिटल एफ से। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को, है ना, ये एफ से लेके सी तक के बीच की दूरी को जो है इसको बोलता है, इसको क्या बोला जाता है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यहाँ तक दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, P से C के बीच की जो दूरी होती है, ये यहाँ से यहाँ तक जो वक्रता त्रिज्या, और ये जो हो गया मुख अक्ष हो गया। ये क्या हो गया? मुख अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष भी बोलते हैं या मुख अक्ष भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये वक्रता केंद्र हो गया, है ना, ये फोकस हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक P से F के बीच की जो दूरी हो गई फोकस दूरी हो गई। ठीक है, ये दर्पण के पीछे इधर, तो इस इधर जो है ये सारे जो है ये अनंत की ओर चला जाएगा या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ जाएगा। तो इसी से जो क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, करा जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनाने की बात कर रहा है, तो प्रतिबिंब देखिए, जब प्रकाश पहले आता है तो कैसे कैसे होकर गुजरता है अवतल दर्पण में। देखिए, ये मुख अक्ष हो गया, है ना, ये मुख अक्ष है, ये सी है वक्रता केंद्र, ये पी है और ये एफ है। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर जब मुख अक्ष के समानांतर आती है, कैसे आती है? मुख अक्ष के जब प्रकाश की किरणें समानांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाती है? फोकस से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर जब मुख अक्ष के समानांतर आती है, ये मुख अक्ष है, इसके समानांतर जब प्रकाश की किरणें आती है तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। दूसरा है कि जब प्रकाश किरणें फोकस से आई, प्रकाश की किरणें क्या होगी? फोकस से जब आपतित होती है दर्पण पर, तो दर्पण से टकराने के बाद, इसके परावर्तन के बाद जो है ये मुख अक्ष के समानांतर निकलती है। इस तरह से ऐसे निकल जाती है, मुख अक्ष के समानांतर। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर निकल जाती है।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेकिन जब ये एक पहला पॉइंट ये हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है कि जब प्रकाश की किरणें वक्ता केंद्र से आती है ना, तो दर्पण से टकराने के बाद इसी पथ पे लौट जाती है, इसी पथ पे वापस लौट जाती है। ये 3 पॉइंट हो गए, ये तीसरा पॉइंट हो गया। पहला में क्या है कि जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पे मुख अक्ष के समानांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष ये फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा है जब फोकस से आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। लेकिन जब सी से आएगी, वक्ता केंद्र से आएगी, तो उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। इसका एक ट्रिक आता है कि सीधे आएंगे तो एफ से जाएंगे, एफ से आएंगे तो सीधे हो जाएंगे मुख अक्ष के समानांतर, और सी से आएंगे तो उसी से लौट जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सी से आएंगे तो उसी से लौट जाएंगे। और चौथा क्या होता है कि आपतन है ना, यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, जब ध्रुव पे आता है यहाँ पे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर बन जाता है। वो तो आप लोग पढ़ चुके हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये तीनों पॉइंट पे याद रखिएगा, सीधे आएगा तो एफ से जाएगा, एफ से आएगा तो सीधे हो जाएगा, और सी से आएगा तो उसी से लौट जाएगा। ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे पूरा जो है प्रकाश की किरणें जो है, जहाँ पे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, प्रकाश की जो भी वस्तु रहेगा उसमें प्रतिबिंब बनाना जो है इन्हीं किरणों के द्वारा होगा। अगर ये नहीं मालूम रहेगा कहाँ से होके गुजरेगा, कहाँ से नहीं होके गुजरेगा, तो फिर जो है प्रतिबिंब नहीं बना पाइएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए अवतल दर्पण में जो है अगर क्वेश्चन पूछ दिया, 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया प्रतिबिंब वाला जो है कि कहाँ पे वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फिर ऐसे ही छूट जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो है इसमें 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट। और ये क्या क्या होता है यहाँ पे, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा नहीं बनेगा जो, तो आगे जो है अब समझिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, मतलब यहाँ पे दर्पण, ये वस्तु कहाँ हो, ये अवतल दर्पण है, वस्तु कहाँ है एफ पर, ये एफ है, ये सी है, और ये क्या है पी। जब वस्तु मान लीजिए ये ए बी क्या है वस्तु है, ए और बी क्या है वस्तु है ना, ये फोकस पर, किस पर स्थित है फोकस पर। अब यहाँ से प्रकाश की किरण, यहाँ से 2 किरणें हम खींचेंगे, जब भी प्रतिबिंब बनाना होगा तो यहाँ से 2 किरणें खींचेंगे। इसके पहले किरण इसके मुख अक्ष के समानांतर लाएंगे, दर्पण पर आएगा, तो ये है ना, ये दर्पण से परावर्तन के बाद जो है कहां से गुजरेगा तो फोकस इस तरह से गुजर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ठीक। और दूसरा जब लाएंगे, मान लीजिए आपतन कोण पर लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे इसके, तो परावर्तन होने के बाद जो है ये इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से निकले। अब बताइए ये प्रकाश की किरणें जो है इधर जा रहा है और ये प्रकाश की किरणें इधर जा रहा है, इसकी दूरी क्या हो रही है, यहाँ दूरी कम था लेकिन इधर दूरी बढ़ते चली जा रही है, दूरी बढ़ते चली जा रही है, जैसे है ना चलते जाएगा दूरी बढ़ते चली जाएगी। और ये जो है ना, ये जो है प्रकाश की किरणें जो है यहाँ से देखिए, ये फोकस से यहाँ से होके गुजरा, ये देखिए ये फोकस से गुजरा, और ये वाला जो है धीरे 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 जो है ये ऐसे चलते चले जाएगा, और ये नीचे की ओर आते चला जाएगा, और ये भी ऐसे चलते चले जाएगा, और ये नीचे की ओर आते 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 कहीं ना कहीं जाके जो है ये वाला जो है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके दूसरे से मिलेगा, ऐसे ही चलते जाएगा। यहाँ से दूरी धीरे 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 जो है कम होते चली जाएगी दूरी, और कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। कहाँ मिलेगा पता नहीं, तो उसको अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत। तो जब वस्तु फोकस पे रखा हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? ये फोकस पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पे। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पे बनेगा। अनंत क्योंकि हम यहाँ बना नहीं सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जेते जेते दूरी कम होती चली जाती है और कहीं ना कहीं जाके मिलता है। तो याद रखिएगा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। यहाँ लिख देते हैं अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, है ना, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? है ना, अवतल दर्पण में जो है वस्तु एक ही कंडीशन है कि जिसमें सिर्फ आभासी बनेगा। 6 प्रतिबिंब टोटल बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6 जगह वस्तु को रख सकते हैं हम लोग, और उसमें एक ही जगह जो है मेन वस्तु का जो है प्रतिबिंब सीधा बनता है।
बाकी उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब हमेशा जो है वास्तविक बनता है, हमेशा नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, जब वस्तु को हम P और F के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, ठीक है। बाकी जितने भी इसमें है, एक ध्रुव पर, तो ध्रुव पर का गिनाना है, ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा। बाकी इसमें कहीं भी वस्तु को रख देंगे, कहीं भी वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब आभासी भी बनता है, लेकिन एक कंडीशन में, जब वस्तु कहाँ हो? P और F के बीच हो, दर्पण के पीछे बने। तो ये इसमें हो गया, ये क्वेश्चन में कि अनंत पर बनेगा और कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्यों बहुत बड़ा बनेगा? क्यों बहुत बड़ा बनेगा? क्योंकि अनंत पे बन रहा है, तो अनंत पे जो है दूरी कितना बड़ा बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं। ये वाला जो है मुख्य अक्ष, और अनंत पर जो ये नीचे चलते चला जाएगा मुख्य अक्ष ये रहेगा हमारा, तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक बन रहा है तो कैसा बनेगा? उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बने तो हर हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो इससे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण से। देखिए आ गया, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा बनता है? तो अभी बताएं जस्ट, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। वास्तविक भी बनेगा और आभासी। आभासी कब बनेगा? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तब प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। ये छह कंडीशन का जो है फिगर बना लीजिएगा उसमें। और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। आभासी, आभासी भी बनता है, आभासी भी बनता है, और है ना, वास्तविक बनता है, आभासी भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है। देखिएगा, वस्तु से छोटा भी बनता है। तो ये तीनों कंडीशन है, वास्तविक आभासी दोनों बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी कुकर में, सॉरी कुकर में किस दर्पण का, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, समझिए। क्वेश्चन है कि सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में जो है अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का उपयोग बहुत सारे कार्यों में किया जाता है, और क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव भी आया, 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें। अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण के उपयोग हम 2-3 उपयोग बता देते हैं। पहला तो है सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है ना, दाढ़ी बनाने में, इस क्वेश्चन आता है हजामत बनाने में। क्या करने में? हजामत, हजामत बनाने में, हजामत बनाने में, हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर जो है सौर भट्ठी में,
सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा, चौथा क्या है, डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला आदि देखने में, नाक, कान, गला आदि देखने में भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण के 4-5 उपयोग है ना। पहला तो हो गया सौर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है, फिर हजामत बनाने, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला देखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण के जो है उपयोगों को लिखें, तो इससे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिए, उत्तल दर्पण में 3 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कितने कंडीशन में? 3 कंडीशन जो है उसमें प्रतिबिंब बनता है। 3 जगह वस्तु को रख सकते हैं जिसमें प्रतिबिंब बनता है। ऐसे तो मेन 2 ही जगह है। एक पहला हो गया हमारा, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। और जब फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और एक क्या होता है कि दर्पण फोकस पर नहीं, ये अब उत्तल दर्पण में जो है पहला जो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। दूसरा क्या है कि जब दर्पण और अनंत के बीच, देखिए ये देखिए, ये उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल। इसका मेन सेंटर ये होता है और ये फोकस होता है, मेन ये इधर है। लेकिन वस्तु इधर जो है, वस्तु पहला अनंत पर हो गया, अनंत से आएगा तो प्रकाश की किरण इस तरह से आएगा और ऐसे लौट जाएगा, है ना। इधर से आएगा, ऐसे लौट जाएगा प्रकाश की किरणें, इधर नहीं पर करे, लेकिन ये बनेगा ही नहीं इधर। तो इसको आभासी, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है और हमेशा सीधा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा, और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा, या तो फिर वस्तु से छोटा बनेगा। कभी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन सकता इसमें, उत्तल दर्पण। अब यहाँ से इसको जो है, इसको इधर लाया जाता है। इसको जब अनंत से आता है तो इसको इधर लेके मिलाया जाता है फोकस पे, है ना। तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है और हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? हमेशा सीधा, और वस्तु से हर हमेशा छोटा ही बनेगा। वस्तु से हर हमेशा, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से छोटा भी बनता है। वस्तु से बड़ा कभी प्रतिबिंब इसमें नहीं बन सकता उत्तल दर्पण में। इस दर्पण में, उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा, एक ये हो गया। दूसरा हो गया अनंत, और यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा क्या हो गया? अनंत और दर्पण के बीच 3 कंडीशन है। एक अनंत पे रख सकते हैं, वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। और दूसरा है कि दर्पण और अनंत के बीच रखेंगे, है ना। दर्पण और अनंत के बीच रखेंगे। और तीसरा कंडीशन जो है ध्रुव पर रखेंगे, पी पर, है ना। दर्पण के ध्रुव पर, यहाँ जो पी है यहाँ पे रखेंगे, ध्रुव पर रखेंगे। तो ध्रुव पर रखेंगे तो बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, सीधा बनेगा। तो याद रखिएगा इसमें कि उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी बनता है, हमेशा सीधा बनता है। और कैसा बनेगा? तो वस्तु से बराबर और छोटा बन सकता है। वस्तु से कैसा? वस्तु से बराबर, वस्तु के बराबर भी बनता है और छोटा भी बनता है। कैसा बनता है? छोटा। तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन बड़ा कभी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फोकस इधर है ही नहीं, फोकस पे हम वस्तु को रख ही नहीं सकते। फोकस पे रखते तो अनंत पे बनता है, इसलिए जो है इसमें हम नहीं दिखा सकते। तो
अवतल दर्पण में 6 कंडीशन जो है 6 जगह जो प्रतिबिंब बना सकते हैं और उत्तल दर्पण में 3 जगह। तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? समझिए, उत्तल दर्पण का उपयोग किस किस में किया जा सकता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहला जो है, सबसे ज्यादा जो है, इसमें ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है साइड मिरर के रूप में करते हैं। जो गाड़ियां होती है, वाहन जो होते हैं, उसके साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, मतलब पश्च दृश्य को देखने के लिए। इसमें क्या आता है कि पश्च दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के जो साइड में होते हैं, बस वगैरह मोटरसाइकिल जो होता है, उसके साइड मिरर जो होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है, वो हल्का सा उभरा हुआ होता है। तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है फर्स्ट दृश्य को देखने के लिए। दूसरा इसमें है कि सड़कों पे जो लाइट लगे होते हैं, है ना, जो सड़कों पे लाइट लगे होते हैं, उसमें भी जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो इसका पूछा हुआ क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कि उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग बताएं। तो याद रखिएगा, सड़कों पे जो लाइट होती है उसमें भी जो है, ये जो लाइट लगा होता है, गोल सा जो लाइट लगा होता है, उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है ना, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होता है, ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी जो होती है, हमेशा जो है ये ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण फोकस दूरी f हो गया और वक्रता त्रिज्या r हो गया, ये दोनों का दोनों क्या होता है? ऋणात्मक। इससे जो क्वेश्चन आएगा तो इस पे जो है न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब माइनस में। जब भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी देगा कि 15 सेंटीमीटर है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? -15 रहेगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समझिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है, ये धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। याद रखिएगा इसको, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है धनात्मक होती है। इसमें जितने भी अगर मान दिए जाएंगे, उत्तल दर्पण की बोल देगा वक्रता त्रिज्या अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो इसको हर हमेशा प्लस में रखा जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण की बात करेगा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ये अगर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी जब भी आंसर आएगा, आंसर जब हमारा आता है तो प्लस में दे दिया जाता है, लेकिन उसको हमें मानना पड़ता है क्योंकि फोकस दूरी माइनस में होता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या r जो होती है, ये हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ये कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। गोलीय दर्पण की फोकस
फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता है ना, फोकस दूरी f है ना, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r, इसमें क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में जो है क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब f बराबर जो क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। कहने का मतलब कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसमें हिंदी में भी लिखा जाता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, किसकी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। याद रखिएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब f बराबर r/2, या फिर ऐसे r पूछेगा तो r बराबर कितना हो जाएगा, है ना, r बराबर कितना हो जाएगा 2f। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है तो दुगनी होती है। याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन आता है इस वक्त, कई न्यूमेरिकल इस पे आया हुआ है एग्जाम में, हर एक बार जो न्यूमेरिकल पूछ ही देता है इस पे, इस फॉर्मूले पे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लेकिन क्वेश्चन अगर इसको उलट करके पूछे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r जो है ये फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्या होती है, दुगनी। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, इस पे न्यूमेरिकल आते भी हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है ना r, वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो उस दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा। देखिए इसी क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन जो है ये गोलीय दर्पण इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है। ऐसे हम बता दें, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें, क्योंकि दोनों जो है सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे अभी बताएं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, है ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये हल्का सिंपल सा क्वेश्चन जब हम पढ़ने के लिए दिया है तो ये सब जो है बिहार बोर्ड को जो है ये सब क्वेश्चन सेट नहीं करना चाहिए। इस पे हाँ, इस पे न्यूमेरिकल दे दे वो ठीक है, लेकिन दर्पण सूत्र तो जब पढ़ने के लिए दिया तो इतना आसान जो है क्वेश्चन जो है नहीं सेट करना चाहिए, लेकिन हर एक बार पूछ ही देता है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/u, है ना, और प्लस क्या होता है 1/v होता है। क्या होता है v, 1/f है ना, इक्वल 1/u प्लस 1/v होता है। तो याद रखिएगा इसको, और इसी में आगे चलेंगे लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र में क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दर्पण सूत्र है, कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र है। तो इसको याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, इस पे न्यूमेरिकल बनाने के लिए आता है इस पे, है ना। कुछ जो है टीचर कहते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं आता है फिजिक्स में, कई बार जो न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है इस पे, है ना, और कोई कहता है न्यूमेरिकल ही नहीं पूछता है इस पे, न्यूमेरिकल कई बार आए हुए इस पे, तो याद रखिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12, समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता कितना होता है? क्षमता कितना होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है +1 होता है। क्या होता है? +1, याद रखिएगा है ना। और समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1। क्वेश्चन नंबर 13, गोलीय दर्पण का आवर्धन का सूत्र। किसका? आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण का जो आवर्धन होता है ना, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। तो m बराबर होता है यहाँ पे -v/u होता है। क्या होता है? -v/u। गोलीय दर्पण का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u होता है। और लेंस में अगर चलेगा, लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या होगा? लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता, लेकिन आगे हम जब दूसरा चैप्टर चलेंगे, चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन में, तो उसमें हम बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा भी कर देते हैं कि ये गोलीय दर्पण का आवर्धन जो होता है बराबर -v/u होता है, और लेंस में जो होता है +v/u होगा। क्या होगा? +v/u। इसको याद रखें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गोलीय दर्पण का जो होता है माइनस में होता है v/u, है ना। इसी को h डैश है ना बटा h माना जाता है, h डैश बटा h, इसी को बोलते हैं। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, है ना। तो उसको याद रखिएगा। वस्तु की ऊंचाई u होता है। हमेशा जब भी हम दर्पण में पढ़ेंगे तो वस्तु की दूरी हर हमेशा माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। इसको याद रखिएगा कि वस्तु की दूरी, जब भी हम किसी दर्पण से वस्तु की दूरी लेंगे तो हर हमेशा वो ऋणात्मक मानी जाएगी। तो u जो होता है वस्तु की दूरी होता है। u क्या होता है? वस्तु की दूरी, है ना। v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? v होता है। और f जो होता है फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी होता है f। तो इन तीनों को इसमें ध्यान रखिएगा। u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, और f जो है फोकस दूरी। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया, है ना। ये अभी ये पार्ट 2 था। कल से जो है ये चैप्टर नंबर 2 का जो है स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कमेंट करके उसका आंसर दीजिए, है ना। और बने रहिए इस पे, आपको अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे और पूरा जो है इस पे पूरा पढ़ाया जाएगा।